नेपाल पहाड़ों से ढका हुआ बेहद खूबसूरत देश है। ये कभी बर्फ की चादर ओढ़ लेता है तो कभी बारिश की फुहारों से सज जाता है। कहीं नेपाल बागों से गुलजार हो जाता है तो कहीं धूप से रोशन। नेपाल में हर मौसम का मजा ले सकते हैं। नेपाल की प्राकृतिक सुंदरता टूरिस्ट को आकर्षित करती है। अगर आप घूमने की प्लानिंग कर रहे हैं तो अपनी लिस्ट में नेपाल को शामिल कर लीजिए। हिमालय की पहाड़ी से घिरा यह देश प्राकृतिक सुंदरता के साथ साथ सांस्कृतिक और सभ्यता को देखने की नई नजर देगा। यह देश हिमालय में स्थित है, जहां भौगोलिक दृष्टि से यह एक भूमि से घिरा क्षेत्र है, क्योंकि इसकी सीमा एशियाई दिग्गजों के साथ लगती है। उत्तर में पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना द्वारा और दक्षिण में भारत द्वारा। अपने विशाल पड़ोसी के विपरीत नेपाल एक छोटा क्षेत्र है, तथापि इसके विस्तृत और विविध प्रकार के क्षेत्र हैं, जो तराई के आर्द्र जंगली मैदानों से लेकर पृथ्वी की सबसे ऊंची और बर्फीली पर्वत चोटियों तक फैली हुई है। इस स्थान को अपनी चरम दुनिया बनाते हैं। नेपाल की प्रकृति की विशेषता आश्चर्यजनक रूप से पहाड़ी होना है, जिसमें दुनिया की 10 सबसे ऊंची 8 चोटियों को 8000 कहा जाता है, जो समुद्र तल से 8000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाली भूमि के लिए जानी जाती है। जहां माउंट एवरेस्ट और समुद्र तल से 8848 मीटर ऊपर पृथ्वी का सबसे ऊंचा पर्वत है और दुनिया में सबसे अधिक मान्यता प्राप्त है। आमतौर पर दुनिया की नज़रों में नेपाल अपने आवरण की अत्यधिक ऊंचाइयों के लिए जाना जाता है, लेकिन कम ही लोग जानते हैं कि नेपाल ऊंचाई और गहराई दोनों में एक चरम क्षेत्र है, और हम इसकी पुष्टि 4375 मीटर की काली गंडकी घाटी के अस्तित्व से करते हैं। विश्व की दूसरी सबसे गहरी घाटी, यह घाटी हिमालय पर स्थित काली गंडकी नदी द्वारा ग्रह पर 8000 मीटर से अधिक ऊंचे सबसे बड़े शिखरों के बीच स्थित है, जो अन्नपूर्णा और धौलागिरी हैं। अधिकांश पश्चिमी लोगों द्वारा पृथ्वी पर सबसे ऊंचे पर्वत का नाम एवरेस्ट रखा गया है, लेकिन वास्तव में इसका मूल नाम वह नहीं है, क्योंकि रॉयल जियोग्राफिकल सोसाइटी द्वारा 1865 में सर एंड्रयू वाह को इसकी खोज के बाद इस पश्चिम अंग्रेजी नाम का सुझाव दिया गया था। हालांकि चीन और नेपाल के बीच स्थानीय लोग अलग अलग नाम रखते हैं। माउंट एवरेस्ट का तिब्बती नाम पिनियन क्यूमोलंगमा है, जिसका अर्थ है माँ का ब्रह्मांड और नेपाली है। सागर माथा, जिसका अर्थ है स्वर्ग का माथा या शेरपा, नेपाल पर्वत का एक जातीय समूह द्वारा भी चोमोलुंगमा है। इसका अर्थ है माँ पृथ्वी की देवी, लेकिन नेपाली नागरिकों द्वारा स्वीकार नहीं की गई। वे अपनी पौराणिक कथाओं और भूवैज्ञानिक अध्ययनों दोनों में इस बात की पुष्टि करते हैं कि नेपाल की राजधानी काठमांडू कभी झील थी। नेपाली पौराणिक कथाओं में माना जाता है कि मंजूश्री काठमांडू के लिए उड़ान भरी थी और विशाल झील को देखकर उन्होंने अपनी शक्तिशाली तलवार से चोबुम की चोटी को आधा काट दिया और उपजाऊ पवित्र घाटी में सभ्यता विकसित करने के लिए पानी को सुखा दिया। दूसरी ओर वैज्ञानिक सिद्धांत बताते हैं कि यह प्रदर्शित करने के लिए पर्याप्त भूवैज्ञानिक साक्ष्य हैं कि काठमांडू घाटी कभी एक झील थी, लेकिन पौराणिक कथाओं के विपरीत भूवैज्ञानिक का मानना है कि झील एक समय में नहीं बल्कि 15,000 वर्षों की अवधि में चरमों में सूख गई है। यद्यपि लुम्बिनी नाम का नेपाली गांव बुद्ध की जन्मस्थली, सिद्धार्थ गौतम और बौद्ध धर्म की नींव है, लेकिन आज हिंदू धर्म की मान्यताओं और प्रथाओं का नेपाली समाज पर बड़ा प्रभाव पड़ा है। 2006 तक नेपाल दुनिया का एकमात्र ऐसा राज्य था जहां आधिकारिक धर्म के रूप में हिंदू धर्म था, जहां जनगणना के अनुसार 80% निवासी हिंदू थे। नेपाल में चितवन राष्ट्रीय उद्यान, हृदय जंगल है, जो हिम तेंदुआ, एशियाई गैंडा, बंगाल टाइगर, गंगा डॉल्फिन, किंग कोबरा, भारतीय अजगर, लाल पांडा, लंबा कछुआ, मॉनिटर छिपकली, दलदल जैसी अद्भुत जानवरों का संभावित भंडार है। मगरमच्छ और गेवियल लगातार शिकारियों के खतरे का सामना करते हुए पार्क ने संरक्षण और पुनर्वास कार्यों को लागू किया है, क्योंकि यह एशियाई एक सींग वाले गैंडों की कुछ शेष आबादी का घर है और बंगाल टाइगर के अंतिम आश्रयों में से एक है। आप हिमालय के तिब्बतियों और यति या जिगाओ नामक एक चरित्र का उल्लेख किए बिना नेपाल के दिलचस्प
तथ्यों के बारे में बात नहीं कर सकते हैं। इस जानवर का विश्लेषण थोड़ा आगे की ओर झुके हुए 2 पैरों वाले जानवर के रूप में किया गया है। हालांकि कुछ मतों में लोग कहते हैं कि उनके पास इस जानवर के अवशेष हैं। कई वैज्ञानिकों के लिए ये नमूने विश्वसनीय नहीं हैं, इसलिए केवल कहानियां ही कहानियां हैं जो इसे एक विशाल 2 पैर वाले वानर के रूप में वर्णित करते हैं, जिसके बारे में माना जाता है कि यह हिमालय के जंगलों में स्थित है। काठमांडू घाटी यूनेस्को द्वारा दुनिया भर में मान्यता प्राप्त विरासत बड़े संकुचन से प्रतिष्ठित है, जो स्मारकों और इमारतों के साथ सेट है जो सभी नेपाली ऐतिहासिक और कलात्मक कार्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं। दूसरी ओर नेपाल के 4 स्थानों को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता दी गई है, क्योंकि यह क्षेत्र इतना छोटा है कि इसे विश्वव्यापी विरासत की सबसे बड़ी सघनता वाली देश में भी माना जाता है। गुरका गांव के ये सैनिक भयंकर लड़ाकू होने और यूनाइटेड किंगडम और भारत के सशस्त्र बलों की विशेष इकाइयों में सेवा करने के कारण अपनी अलग पहचान बनाते हैं। ब्रिटिश इंडिया कंपनी के साथ 2 बार मिलने के बाद 1814 से 1816 तक एंग्लो गोरखा युद्ध और फिर 1816 में गोरखा विद्रोह और मकवानपुर में हार के बाद अंग्रेज इस लोगों के कौशल और साहस से प्रभावित थे, इसलिए उन्हें इसमें भर्ती किया गया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में भर्ती रेजिमेंटों में भाड़े के सैनिकों के रूप में संगठित होने के लिए प्रधानमंत्री श्री किशोर महाराज जंग बहादुर राणा की अनुमति। गोरखाओं को खुखरी जैसे हथियारों के लिए भी जाना जाता है। इसका इस्तेमाल एंग्लो नेपाली युद्ध के साथ साथ प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध में भी किया गया था। पश्चिम में उपयोग किए जाने वाले ग्रेगोरियन कैलेंडर के विपरीत नेपाली कैलेंडर या विक्रम संवत में चंद्र कैलेंडर और सौर कैलेंडर के दोनों तत्व शामिल होते हैं, इसीलिए वार्षिक रूप से वर्ष की पहली तारीख बदलती रहती है। लेकिन ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार यह हमेशा अप्रैल के पहले दिनों में शुरू होता है। यहाँ प्रत्येक वर्ष में 314 दिन होते हैं, क्योंकि प्रत्येक चंद्र माह में चंद्रमा की गति के अनुसार 29 या 30 दिन होते हैं। इसीलिए ग्रेगोरियन वर्ष 2018 आधिकारिक विक्रम संवत कैलेंडर के अनुसार वर्ष 2074 से मेल खाता है। हालांकि नेपाली कैलेंडर आधिकारिक है और देश में सबसे अधिक उपयोग किया जाता है। यह एकमात्र कैलेंडर नहीं है, क्योंकि जातीय और धार्मिक विविधता के कारण कुछ अलग अलग लोग और जातियां अपने विशिष्ट कैलेंडर का उपयोग करते हैं। नेपाल का एक पारंपरिक व्यंजन जिसमें दाल और चावल शामिल है, दाल भात की तैयारी इसी देश की बहुत विशिष्ट है, क्योंकि दाल को टमाटर, प्याज, मिर्च और अदरक के साथ जड़ी बूटियों और धनिया, गरम मसाला और हल्दी जैसे विभिन्न मसालों के साथ तैयार किया जाता है। आमतौर पर यह व्यंजन सुबह और फिर रात के खाने के समय खाया जाता है, क्योंकि यह कम शुल्क में एक पौष्टिक भोजन है। चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।